Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Industrial Relation and the Labor Law. Today, I'm going to discuss the Payment of Wages Act 1936, Part 2. In this part, we are going to discuss about the two things. Firstly, we are going to discuss about the wages. What do you mean by the wages under the Payment Wages Act 1936? And then we are going to cover second topic, that is a पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का पार्ट 3, दैट इज अ रूल्स रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ वेजेस. क्या क्या रूल्स होते हैं जब पेमेंट ऑफ वेजेस देते हैं. तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ वेजेस. जो पेमेंट ऑफ वेजेस की अगर हम इस एक्ट में बात कर रहे हैं तो वेजेस का मतलब क्या होता है. वेजेस बेसिकली यू कैन से दैट means the all the remuneration whereby the salary, allowances or the otherwise expressed in the terms of money or capable of being so expressed, which is would, if the terms of employment and express or implied were fulfilled, be payable to the person employed in a respect of his employment or the work done in such employment, or and includes. Wages क्या होते हैं. Firstly, I would like to tell you what exactly the difference between wages and salary. Most important thing is here, wages and salary basically जो वर्कर होता है वो जो को भी काम करता है, the payment made to the worker for the work they have done, it basically a remuneration. जो भी वर्कर कोई भी काम करता है, वर्क डन करता है, उसके बदले उसको जो भी पेमेंट मिलता है, दैट इज रिम्यूनरेशन. रिम्यूनरेशन मीन्स उसको जो भी वर्क डन की बेस पे जो पेमेंट मिला है. तो वेजेस मीन्स बेसिकली रिम्यूनरेशन होता है, और रिम्यूनरेशन मीन्स जो भी उसने काम किया है उसके बदले जो भी उसको पेमेंट मिला है. तो वेजेस का मतलब, तो सैलरी क्या हुआ. तो सैलरी और वेजेस के बीच में डिफरेंसेस, दे आर मैनी नंबर एंड नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द वेजेस एंड salary, but both are is can be used as a synonyms. but दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस यही है कि जो वेजेस होता है बेसिकली पेड ऑन आवरली बेसिस, ये घंटों के हिसाब से पेमेंट होता है. जैसे आपने 2 घंटे काम किए, देन इफ द वर्कर हैज परफॉर्म 2 आवर्स, उसको पेमेंट जो होता है आवर्ली बेसिस होता है. और जो सैलरी होता है, सैलरी फिक्स्ड होता है, वो मंथ के आखिरी में मिलता है. और स्किल काइंड ऑफ जॉब्स में सैलरी पेमेंट होता है, एंड अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल काइंड ऑफ जॉब में वेजेस प्रोवाइड किया जाता है. तो वर्कर जो होते हैं, तो वर्कर को वेजेस जो होता है, यहाँ पर बेसिकली हम उन वर्कर की बात कर रहे हैं, दोज वर्कर हु आर बेसिकली अर्निंग बिलो 24,000. तो इस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर द वर्कर हु हैव अ अर्निंग ऑफ 24,000 और बिलो दैट. जिन वर्करों की अर्निंग जो है ओवरऑल, उसकी जो वेजेस है वो ओवरऑल 24,000 और जिससे कम होगी, उन्हीं वर्करों की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा. तो वेजेस की डेफिनेशन बहुत ही मस्ट है इस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में. देन ओनली वी कैन कंक्लूडेड दैट कि कौन से वेजेस का पेमेंट करना है, या कौन से वेजेस एग्जैक्टली होता क्या है, कौन सी चीज़ है, व्हाट द थिंग्स दैट इंक्लूड इन अ वेजेस एंड व्हाट थिंग्स विच आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड इन अ वेजेस. तो ये मस्ट भी क्लियर होना चाहिए कि वेजेस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी. 24,000 जो अमाउंट है वो किन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके बनेगा, और किन चीज़ों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे वेजेस की कैलकुलेशन के लिए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पेमेंट ऑफ वेजेस में वेजेस का पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ों को हमने वेजेस में इंक्लूड किया है और कौन सी चीज़ों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कि जो वेजेस बेसिकली क्या होता है, मॉनेटरी टर्म्स में जो भी वर्कर को पेमेंट मिलता है, दैट इज बेसिकली वेजेस. और बेसिकली यू कैन से दैट जो भी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में जो भी पेमेंट होता है, जो एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द रिम्यूनरेशन होता है, जो भी पेमेंट मिलता है वर्कर को टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में, जब वो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द employment is fulfilled by the worker, then only he get the following amount of money. उस अमाउंट को हम बोलेंगे वेजेस. जो भी टर्म्स और कंडीशन को फुलफिल करते हुए जो भी वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में जो भी अमाउंट डिसाइड होगा, दैट इज वेजेस. और ये बेसिकली गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या होता है, वो पर्टिकुलर फैक्ट्री में अलग अलग डिपेंड करता है. तो यही कि वी कैन से दैट दिस बेसिकल रिन्यूमरेशन which can be expressed in a money or by the government, or it totally depend on the terms of the employment. और ये बेसिकली एम्प्लॉयर हो जाए जो अपने एम्प्लॉइज को देता है. तो वी कैन से दैट इन दिस डेफिनेशन
तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेजेस की डेफिनेशन में कौन सी चीज़ें वेजेस की इंक्लूड होंगी। तो व्हाट थिंग्स दैट इंक्लूड इन अ रेमुनरेशन, वेजेस में कौन कौन सी डेफिनेशन में कौन कौन चीज़ें आएंगी। वेजेस का मीन्स एनी रेमुनरेशन payable under any award or settlement between the parties of the court of or the order of the court। कोर्ट के ऑर्डर से या दो पार्टी के सेटलमेंट से, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज दोनों के सेटलमेंट में, दोनों के टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस पे दोनों रिम्यूनरेशन डिस्कस करते हैं। द एम्प्लॉयर सेज दैट इफ यू परफॉर्म दैट काइंड ऑफ वर्क देन आई विल पे दैट अमाउंट, like 10,000 or 20,000, and the worker is agree on that. So this is basically a contract that happened between, or settlement that happened between the two party, like एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज के बीच में जो भी डिसाइडेड होता है, इसको हम वेजेस बोलेंगे। कि वर्कर और एम्प्लॉय के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सेटलमेंट हुआ, और कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो भी पेमेंट होगा, यू कैन से दैट इफ द वर्कर वर्क मोर देन देयर, वी कैन से दैट जो भी कोर्ट के ऑर्डर से और उसकी ऑर्डर से या एम्प्लॉयर के साथ से जो भी डिस्कस होता है, उस अमाउंट को हम वेजेस बोलेंगे, जो भी आपस में सेटलमेंट में डिसाइडेड होता है। दैट अमाउंट इज बेसिकली कंसिडर एज वेजेस। नाउ द सेकंड थिंग दैट इज ऑल्सो कम अंडर द पर्व्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ वेजेस अंडर द एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में क्या क्या डेफिनेशन में आता है। द सेकंड थिंग इज दैट वेजेस का मतलब हुआ, वी कैन ऑल्सो से दैट एनी रिम्यूनरेशन टू विच द पर्सन एम्प्लॉयड is entitled in the respect of overtime or the holidays or any leave period। बेसिकली वेजेस को हम कह सकते हैं एज अ remuneration। remuneration मीन्स whatever the money that paid to the worker for the work he has performed। तो जो भी मनी उसको मिलता है किसी काम को करने के लिए, दैट इज अ remuneration। और एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉइज जो है अगर वो किसी काम को करता है और वो ओवर टाइम काम करता है, ओवर टाइम मीन्स व्हेन द वर्कर is work more than their normal time period, or you can say that normal duration, normal time duration, or work on the holiday, that payment is also come at as the purview of comes under the definition of wages। अगर कोई भी वर्कर अपनी ओवर टाइम में कोई भी वर्क करता है, उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, या हॉलीडे में कोई भी वर्क करता है, कोई भी लीव पीरियड में, कोई छुट्टी के टाइम पर वो कुछ एक्स्ट्रा काम करता है, और एक्स्ट्रा टाइम में जो भी उसको पेमेंट मिलेगा, दैट पेमेंट ऑल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। तो वेजेस की डेफिनेशन में भी आएगा। मीन्स अगर वर्कर है वो 2 आवर्स में सपोज वो 10,000 कमाता है, और एक्स्ट्रा पेमेंट में उसको 3,000 मिलते हैं, तो 10,000 प्लस 3,000, 13,000 उसकी वेजेस माना जाएगा। इट मीन्स दैट 3,000, that is an extra amount that also come under the purview of definition of wages। तो यहाँ पर बेसिकली वर्कर की सैलरी 13,000 मानी जाएगी, क्योंकि उसने जो एक्स्ट्रा वर्क किया, दैट ऑल्सो कम अंडर द definition of wages। Now the third thing where we can see that this is the wages, any additional remuneration payable under the terms of employment, whether called as bonus or any other name। अगर कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल रिम्यूनरेशन मिलता है किसी भी वर्कर को, उसको ज़्यादा पेमेंट मिलता है, एडिशनल कोई पेमेंट मिलता है, टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के हिसाब से उसको कुछ ज़्यादा पेमेंट मिलता है, ज़्यादा बोनस मिलता है, या किसी भी नाम से उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन मिलता है, that remuneration, or you can say that that remuneration also comes under the purview of definition of wages। तो wages की definition के अंदर आएगा अगर कोई भी एडिशनल रिम्यूनरेशन मिलता है एम्प्लॉइज को, लाइक बोनस के तौर पे, एनी सम विच इज बाय विच द रीजन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पर्सन इज एम्प्लॉयड अंडर द एनी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट और instrument which provided for the payment of sum, whether with or without deduction, but does not provide for the time within the payment is to be made। It means that you can say that अगर टर्मिनेशन में, ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, उसको विद और विदाउट डिडक्शन जो भी अमाउंट मिलेगा, दैट अमाउंट इज ऑल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। तो वेजेस की डेफिनेशन में मिलेगा अगर कोई भी वर्कर जो है उसका टर्मिनेशन हो रहा है, टर्मिनेशन के टाइम पर उसको विद और विदाउट डिडक्शन जो भी अमाउंट मिलता है, दैट अमाउंट इज ऑल्सो कम्स अंडर द purview of definition of wages under the पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में जो वेजेस की डेफिनेशन बताई है उसमें ये सब चीज़ें A, B and C and D पार्ट
include होंगी. So this is basically a clarification or a clear definition of wages that is explained under uh, the पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में वेजेस की डेफिनेशन को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेजेस और किन चीज़ों को वेजेस कहा जाएगा, किस चीज़ों को नहीं कहा जाएगा. दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग हियर. So this is a very important thing in the wages, the payment of wages act में wages के बारे में डिटेल डिस्कशन आई हैव डिस्कस हियर नाउ. बट डज नॉट इंक्लूड, हमने वो सब चीज़ें देखी कि कौन कौन सी चीज़ें हम वेजेस की डेफिनेशन और डेफिनेशन ऑफ उसके परव्यू में आती है. मीन्स डेफिनेशन ऑफ वेजेस में आएगी, वेजेस कही जाएगी. बट दे आर द समथिंग दैट डज नॉट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ वेजेस. वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएंगी. मीन्स एनी बोनस whether under the scheme of the profits sharing or otherwise, which is does not part of the remuneration payable under the terms of employment. अगर कोई भी remuneration का part नहीं है और एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन के विदाउट, अगर यहाँ एम्प्लॉयर जो है वो रिम्यूनरेशन नहीं कहता है किसी भी बोनस को, और कहता है कि आपको एज अ विदाउट, इट डज नॉट पार्ट ऑफ द रिम्यूनरेशन. अगर कोई भी चीज़ रिम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है और वो बोनस एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को देता है, तो ये वेजेस नहीं माना जाएगा. मगर अगर रिम्यूनरेशन का पार्ट बोनस होता है, देन ओनली बोनस को हम वेजेस मानेंगे. मगर रिम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है अगर बोनस, देन हम कह सकते हैं कि वेजेस बोनस माना नहीं जाएगा. वेजेस, अगर बोनस किसी एम्प्लॉइज को 10,000 मिल रहा है, तो यहाँ वेजेस जो होगा वो 10,000 उसका कंसिडर नहीं माना जाएगा. मीन्स वेजेस जो होगी वो 10,000 नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वहाँ बोनस जो है वो रिम्यूनरेशन का पार्ट नहीं है. तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो सेटलमेंट ऑफ कोर्ट में पहले से डिसाइडेड हो जाता है कि दोनों पार्टी डिसाइडेड हो जाती है कि ये हमारा बोनस जो होगा रिम्यूनरेशन का पार्ट होगा ही नहीं होगा. अगर एम्प्लॉयर ने पहले से ही इन अ प्रीवियस वे ही हैज डिस्कस विद द एम्प्लॉइज दैट दिस इज द पार्ट ऑफ द रिम्यूनरेशन एंड दिस bonus is basically part of the remuneration, then only the wages is come, that this bonus is comes under that wages definition. If employer already discussed that this is a part of this is not a part of remuneration, then only this is not a part of the. तो यहाँ पर पहले से एम्प्लॉयर डिस्कस कर देगा. मगर यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग है, एनी बोनस एनी प्रॉफिट शेयरिंग थिंग्स दैट एम्प्लॉयर इज शेयरिंग विद द एम्प्लॉइज, दिस इज नॉट कम्स अंडर द वेजेस पार्ट. तो वेजेस की डेफिनेशन वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा. Now the second thing that is does not come under the divisions, that is the value of any house accommodation or supply of light, water, medical attendance or any amenities or any service exclude from the computation of wages by the general or the special order of one appropriate government. तो basically most more important thing, कोई भी employees को अगर HRA मिलता है, उसको supply related कोई भी एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, वट एवर द अमाउंट और द सर्विस अमाउंट से रिलेटेड जो भी उसको पैसा मिलता है, मेडिकल मेडिकल फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, बेसिक अम्यूनिटीज़, और यू कैन सी द एनी काइंड ऑफ अ सर्विस जो कि बेसिकली हो एम्प्लॉइज़ को मिलती है, दैट ऑल्सो नॉट कम्स अंडर द कंपुटेशन ऑफ वेजेस. वेजेस की कम कैलकुलेशन में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. नाउ द थर्ड थिंग दैट इज नॉट कम्स अंडर द कैलकुलेशन ऑफ वेजेस, any contribution paid by the employer to the any pension or the provident fund. अगर एम्प्लॉयर कोई भी एम्प्लॉयर पेंशन फंड में, प्रोविडेंट फंड में कोई भी अमाउंट देता है एज फ्रॉम हिज साइड, अपने साइड से कोई भी अमाउंट देता है और इंटरेस्ट देता है, तो दैट अमाउंट इज ऑल्सो नॉट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेजेस. तो वेजेस की कैलकुलेशन करते हुए एम्प्लॉय इस अमाउंट को वेजेस में कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि वो जो एम्प्लॉय है दैट इज अ राइट, दैट इज अ लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे दैट अमाउंट, क्योंकि ये लायबिलिटी है उसकी देने की, ना कि वो सैलरी नहीं बनेगा. मीन्स वेजेस नहीं माना जाएगा एम्प्लॉइज़ का. एम्प्लॉइज़ का ये राइट है उसे लेना, ना कि वो उसकी वेजेस नहीं है. नाउ द फोर्थ थिंग इज हियर ट्रैवल अलाउंस. अगर कोई भी वर्कर को ट्रैवल अलाउंसेस मिलता है, सपोज 10,000 उसे ट्रैवल अलाउंसेस मिल रहा है, तो 10,000 इज नॉट कम्स अंडर द वेजेस. तो वेजेस की कैलकुलेशन करते हुए वेजेस नहीं माना जाएगा. तो 24,000 जो भी अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन करते हुए देखना पड़ेगा कि ट्रैवल अलाउंसेस है, तो उसको हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे वेजेस में. तो ये सब चीज़ें हैं, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग हियर. द फिफ्थ पॉइंट इज हियर एनी सम पेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस एंटाइटल ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. अगर कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी स्पेशल एक्सपेंसेस है जो कि ऑन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बेस पर
वर्कर को मिल रहा है, दैट स्पेशल अमाउंट और एक्सपेंसिव जो खर्चे हैं वो भी वेजेस में कैलकुलेट नहीं होंगे। एनी ग्रेजुटी पेबल ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट केस अदर देन द स्पेशल, अगर कोई भी ग्रेजुटी अमाउंट जो भी होता है, ग्रेजुटी बेसिकली क्या होता है, जब भी जो एम्प्लॉयमेंट की जो सर्विस होती है, जो भी एम्प्लॉयज़ होता है उसकी सर्विस ड्यूरेशन के लिए उसको दिया जाता है, तो जो भी ग्रेजुटी अमाउंट होता है दैट ऑल्सो नॉट कम अंडर द डेफिनेशन और द कैलकुलेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। वेजेस की कैलकुलेशन करते वक्त हम ग्रेजुटी को इंक्लूड नहीं करेंगे। So this is all about the things that which are comes under the wages or with us which are not comes does not comes under the wages calculation. Now going to discuss about the second topic, that is the rules regarding the payment of wages. पहले हमने देखा कि वेजेस क्या होता है, वेजेस में कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, कौन सी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक कुछ रूल्स हैं पे वेजेस के, दैन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इन दिस टॉपिक। तो ये हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें बेसिक रूल्स पढ़ने जा रहे हैं कि वेजेस से रिलेटेड क्या रूल्स हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ एम्प्लॉयर। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज ये, पहले इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज। जो भी पेमेंट ऑफ वेजेस होगी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है, हु इज गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। पेमेंट वेजेस को पेमेंट कौन करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है। here the most important thing is definitely a manager, or you can say that a company owner जो होगा will give the payment, but in a certain case you can see the manager of the company or the person responsible for the supervision and control of the industrial and other establishment are responsible for the payment of wages. Definitely कोई भी कंपनी का जो मालिक होगा वही पेमेंट करेगा अपने वर्कर को, रेम्यूनरेशन देगा अपने वर्कर को, व्हाट द वर्क ही हैज़ डन, उसके बेसिस पे, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस उसको पेमेंट देगा। डेफिनेटली मैनेजर देगा, ऑनर देगा। बट सर्टेन केसेस में क्या होता है, जो मैनेजर होता है इंस्टेड ऑफ हिमसेल्फ ही बेसिकली ऑथराइज्ड, और यू कैन से दैट ही वो किसी और पर्सन को ऑथराइज कर देता है, लाइक वो अपने बिहाफ पे अगर किसी और को सुपरवाइज करने के लिए कह देता है तो देन द सुपरवाइजर जो पर्सन होगा वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ पर रेलवे में अगर गवर्नमेंट जो है वो रेलवे की स्टेट गवर्नमेंट रेलवे को रन करती है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे एक मैनेजर को ऑथराइज कर देगी कि देन द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। तो यहाँ पर बेसिकली जो मेन ओनर होता है वो किसी और को अगर ऑथराइज कर देता है देन ऑथराइज पर्सन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। तो डिपेंड करता है, वैसे बेसिकली ओनर ऑफ द कंपनी होता है, और ओनर ऑफ द कंपनी जिसको ऑथराइज करेगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। तो बेसिकली यहाँ पर एम्प्लॉयर ही होता है जो वेजेस होता है। नाउ द सेकंड रूल इज दैट fixation of the wage period, most important thing, those who is responsible for the payment of wages shall fix the wages period in respect of wages are payable and such period should not be exceed than 1 month। most important thing, wages कब तक मिल जाना चाहिए, जैसे लाइक इन अ पार्ट 1 वी हैव डिस्कस की द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, उसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी श्री वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू था उसको बनने में 3 मंथ से ज़्यादा टाइम हो चुका और वर्कर को पेमेंट नहीं मिला। तो यहाँ वेजेस को पीरियड डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेजेस का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 1 मंथ है। तो 1 मंथ डिसाइडेड है कि 1 मंथ के अंदर सैलरी मिल जानी चाहिए। मीन्स अगर वर्कर सपोज जनवरी में काम कर चुके हैं तो फरवरी तक पूरा सैलरी मिल जाना चाहिए। तो 1 मंथ के बाद 1 मंथ और आपको एक्सीड मिलेगा, उससे बाद अगर पेमेंट मिलता है तो वो यहाँ फिक्सेशन पहले से डिसाइडेड है कि इतना ही अमाउंट, ज़्यादातर एक्सीड 1 मंथ ज़्यादा खींच सकता है, 1 मंथ आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं फिक्सेशन जो पीरियड है। बट देयर आर सम इंपॉर्टेंट कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर सपोज द वर्कर जो है, अगर कोई भी वर्कर है अगर उसने जनवरी तक वर्क किया है एंड देन और वहाँ पर उस फैक्ट्री में 1000 जो वर्कर हैं, बेसिकली जो सेकंड केस में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, अगर वर्कर जो है उसका जो टाइमिंग पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई वर्कर है, द वर्कर और द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री और इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेलवे, अगर कोई भी ऐसा फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट और रेलवे है जहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन जो वर्कर है वो जहाँ काम करने वाले वर्कर है अगर वो 1000 से कम है, इन दैट केस द वेजेस मस्ट बी पेड बिफोर द एक्सपायरी डेट ऑफ 7 days आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द वेज पीरियड।
तो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, अगर वर्कर है वो 900 है, 1000 से कम है या 1000 है, तो ऐसे केस में जो सैलरी होता है उसका टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है, एक्सपायरी ऑफ 7 डे आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द वेजेस पीरियड। वेजेस पीरियड के 7 डेज तक 7 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे आप। 7 डेज आपको एक्स्ट्रा में आपको पेमेंट कर देना चाहिए। विद इन द 7 डेज यू हैव टू पे दैट अमाउंट टू द वर्कर। लाइक सपोज टेक एन एग्जाम्पल, वर्कर ने वर्क किया है जनवरी में, तो उसका पेमेंट जो होता है, उसका पूरा जनवरी का जो पेमेंट है वो फरवरी में मिलना चाहिए। तो फरवरी में ज़्यादा से ज़्यादा आप डिले करेंगे ओनली द 7 फरवरी तक। 7 दिन फरवरी के बाद जो 8वां फरवरी होगा, इट मीन्स दैट बिफोर 7 फरवरी द पेमेंट शुड हैव टू बी पेड टू द वर्कर। तो 7 फरवरी तक ज़्यादातर आप एक्सपायरी डेट 7 फरवरी तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आप डिले करते हैं तो ये बेसिक रूल है कि पेमेंट ऑफ वेजेस में अब वहाँ पर वर्कर कंप्लेन कर सकता है रिगार्डिंग द फैक्ट्री और द मैनेजर कि उसको पेमेंट नहीं मिला, बस 7 डेज के बाद वह कंप्लेन कर सकता है। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अगर सपोज इन अदर केस अगर 1000 से ज़्यादा वर्कर है, इन दैट केस ज़्यादातर 10 दिन का डिले हो सकता है। मीन्स अगर जनवरी में वर्क किया तो 10 फरवरी तक, 10th डे तक एक्सपायरी मिल सकती, एक्सटेंशन मिल सकता है, मगर 10वें दिन के बाद वर्कर कंप्लेन कर सकता है और वर्क ज़्यादा डिले नहीं हो सकता, ज़्यादा 10 दिन का आप डिले कर सकते हैं। इट मीन्स दैट 1 to 7 डेज तक पेमेंट कर देना चाहिए अगर वर्कर 10,000 है या 10,000 कम है। इफ़ द वर्कर इज मोर देन द 10,000, इन दैट केस द 10th डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द वेज पीरियड, वाइड वेज पीरियड की एक्सपायरी के बाद आप इतना आपको पेमेंट कर लेना चाहिए। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोड। कौन सा पेमेंट का मोड होना चाहिए? द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में मोड को एक्सप्लेन किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अमेंडमेंट इन दिस पर्टिकुलर मोड में, बहुत लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है। बेसिकली जो वेजेस होती है, वेजेस बेसिकली करंट कॉइन और करेंसी नोट में होनी चाहिए। लाइक आपको पता है कि इन लास्ट ईयर में एज यू नो दैट बैंक में करेंसी चेंज हो गई थी और इन दैट पर्टिकुलर केस में कुछ करेंसी बंद हो गई थी। तो जो करेंसी का मोड होना चाहिए शुड बी इन ऑथराइज्ड और लीगल फॉर्म होना चाहिए। अगर डीमोनेटाइजेशन जैसे हुआ था लास्ट टाइम पे, तो करेंसी उसी फॉर्म में होनी चाहिए जिस फॉर्म में लीगलाइज्ड फॉर्म में चाहिए। आप ऐसी करेंसी को नहीं देंगे जो करेंसी ऑलरेडी इलीगल हो चुकी है या करेंसी बंद हो चुकी है। आप उसी फॉर्म में करेंसी देंगे, पेमेंट करेंगे अपने वर्कर को जिस फॉर्म में लीगली गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर द सेकंड थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अमेंडमेंट इज हियर दैट द जो वर्कर होगा, तो वर्कर जो पेमेंट होगा वो ही कैन गेट द पेमेंट बाय द चेक और क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट। तो वर्कर को जो जो वेजेस में, बेसिकली वेजेस में वर्कर अपना जो पेमेंट है वो चेक में और क्रेडिट उसके अकाउंट में, क्रेडिट के थ्रू, अकाउंट के थ्रू पेमेंट आ सकता है। इट टोटली डिपेंड अपॉन द एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि वो अपने वर्कर को चेक में, कैश में या क्रेडिट उसके अकाउंट में क्रेडिट करके डायरेक्ट उसका ट्रांजेक्शन कर सकता है। एंड इट टोटली डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री और द एम्प्लॉयर। अगर ही वांट एंड ही capable enough, he can pay the amount in the form of check or in the form of बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन करता है। बट इट इज़ नॉट अ कंपलसरी कि एम्प्लॉयर पे कंडीशन कंपलसरी नहीं है, बट टोटली एक नया वे है कि वेजेस भी वर्कर को चेक और क्रेडिट फॉर्म में मिल सकती है। एज यू नो दैट सैलरी जो होती है बेसिकली अब बैंक अकाउंट में आ जाती है एंड देन चेक के फॉर्म में दे सकते हैं। बट नाउ वेजेस भी चेक के फॉर्म में एंड क्रेडिट फॉर्म में अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हो सकता है। दिस इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में वर्कर को उसका अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में मिल सकता है। एंड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हियर द आई मेंशन दैट द वेजेस ओनली बाय द चेक और बाय क्रेडिट द वेजेस इन द हिन बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में पेमेंट मिल सकता है। एंड दिस इज 4 इंपॉर्टेंट रूल्स अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमने डिस्कस किए। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।